हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। साथ ही में जो है आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर चल रहा है। जैसे आप और मुझे सभी को पता है आईआईटी जाम का एग्जाम जो है वो काउंटेबल डेज के ऊपर है। तो बच्चों आज हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे। वो क्वेश्चन होंगे हमारे सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर से, सेल बायोलॉजी वाले यूनिट से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन को। और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या देखने को मिलता है, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसको किसने प्रपोज किया था। ठीक है, सो फर्स्ट वन ऑप्शन जो है वो है सिंगर एंड निकोलसन। सेकंड ऑप्शन है आपका डायवसन एंड डैनियल। थर्ड वन ऑप्शन है आपका वॉटसन एंड क्रीग। एंड डी ऑप्शन क्या है आपका, तो स्केल्डन एंड शॉन हो जाएगा। ठीक है, सो अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ये आंसर क्या हो जाता है हमारा इस क्वेश्चन का, तो सिंगर एंड निकोलसन हो जाता है। क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलके बात करते हैं 1970 की। तो 1917 में क्या किया था, तो 1917 में मॉडल को प्रपोज किया था। किस मॉडल को, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को प्रपोज अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल उसके बाद अगर बात करें डावसन एंड डैनियल की, तो डावसन एंड डैनियल जो है इन्होंने क्या किया था, तो सैंडविच मॉडल के बारे में बताया था, सैंडविच मॉडल प्रपोज किया था। फिर वॉटसन एंड क्रीक जो थे, वॉटसन एंड क्रीक किसके लिए जाने जाते हैं, तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है, तो उसकी अगर बात करें तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, तो हमें वॉटसन एंड क्रीक देखने को मिलते हैं। और डी जो ऑप्शन है हमारा स्केल्डन एंड शॉन, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था, तो इन्होंने प्रपोज किया था बच्चों सेल थ्योरी के बारे में। प्रपोज सेल थ्योरी। ठीक है, अब अगर हम बात करें फ्लूइड मोजाइक मॉडल की, तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल में हमें लिपिड देखने को मिलते हैं, हमें प्रोटीन देखने को मिलते हैं, हमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन देखने को मिलते हैं, हमें इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन देखने को मिलते हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल जैसे लिपिड देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, इन सारे प्रोटीन के बारे में किसने बताया था, तो वो कौन थे, तो सिंगर और निकलसन थे। ठीक है, बाकी जो तीनों भी ऑप्शन है, चाहे वो डावसन एंड डैनियल की बात करें, वॉटसन एंड क्रिक की बात करें, या स्केल्डन एंड शॉन की बात करें, तो ये तीनों साइंटिस्ट जो थे इन्होंने क्या बात की थी, इन तीनों ने बात की थी अलग अलग चीज। सो बात करेंगे अब हमारे सेकंड नंबर के क्वेश्चन की। और सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है, सो द मेन कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो फ्लूइडिटी अगर मेंटेन करनी हो तो मोस्ट और मेन जो कंपोनेंट है हमें कौन सा देखने को मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केस में। सो फर्स्ट वन ऑप्शन है आपका प्रोटीन, सेकंड वन ऑप्शन है आपका कोलेस्ट्रॉल, थर्ड वन ऑप्शन है आपका ग्लाइकोलिपिड, और डी जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट होते हुए देखने को मिलता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या देखने को मिलते हैं आपको, सो इंटीग्रल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होते हैं या इंटीग्रल पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको ट्रांसमेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब प्रोटीन का अगर फंक्शन की बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केस में, तो प्रोटीन का फंक्शन क्या हो जाता है, तो प्रोटीन एज एन सिग्नलिंग की तरह काम करते हैं। अगर प्रोटीन जो है एक्सटीरियर साइड से हो, साइटोप्लाज्मिक साइड से हो, तो क्या काम करेंगे, तो रिसेप्टर की तरह काम करते हुए देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इंटीग्रल पोर्शन में भी वो प्रेजेंट होंगे। फिर ठीक है, अब जब बात आती है सेकंड नंबर के ऑप्शन की, और वो क्या है कोलेस्टेरॉल, तो कोलेस्ट्रॉल हमें क्या देखने को मिलता है, इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। उसके पीछे का रीजन बड़ा ही सिंपल है, कोलेस्ट्रॉल जो है वो फ्लूइडिटी को मेंटेन करता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी को कम करेगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो फ्लूइडिटी को ज्यादा करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड आपके कहाँ इन्वॉल्व हो गए, तो ग्लाइकोलिपिड आपके इन्वॉल्व होते हैं सेल सिग्नलिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद अगर डी ऑप्शन की बात करें कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट आपको दो तरह देखने को मिलेंगे, या तो कार्बोहाइड्रेट एसोसिएटेड होंगे प्रोटीन से तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे, या फिर कार्बोहाइड्रेट जो है वो एसोसिएटेड होंगे किसके साथ, तो लिपिड के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ठीक है,
या फिर कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, तो आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिल जाते, ठीक है। और इसमें क्या काम करते हैं, तो सेल रिकॉग्निशन का काम करते हैं, नॉट अ फ्लूइडिटी का। फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम कौन करता है फिर, तो फ्लूइडिटी मेंटेन करने का काम करता है हमारा कोलेस्टेरॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इज द लॉन्गेस्ट फेज हमें देखने को मिलता है। अगर यूकैरियोटिक सेल के सारे ऑप्शन जो है आपको यूकैरियोटिक सेल के देखने को मिलेंगे। और बात करें हम फेजेस की, तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है, G1 फेज। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यस फेज। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा G2 फेज। और यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यम फेज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक अप्रोक्सीमेटली डायग्राम निकाला है मैंने। तो यम फेज जो है आपको, यम फेज क्या देखने को मिलेगा, तो शॉर्टेस्ट फेज ऑफ प्लाज्मा सेल साइकिल देखने को मिलेगा। शॉर्टेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो यम फेज देखने को मिलेगा। फिर G2 की फाज की बात करें, तो ये G2 फेज जो है आपको शॉर्टर देखने को मिलेगा, किससे, शॉर्टर देन G1 फेज। उसके बाद अगर यस फेज की बात करें, तो यस फेज जो है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, रेप्लिकेशन और सिंथेसिस डीएनए में इन्वॉल्व होगा। और G1 फेज की बात करें, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल हमें कौन सा देखने को मिलेगा, तो हमारा G1 फेज जो है वो हो जाता है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो आपको थर्ड नंबर के करेक्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखने को मिलता है G1 फेज, ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, ये क्या करता है, तो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, सबसे ज्यादा टाइम जो है ये कंज्यूम करेगा फ्यूल साइकिल। और इसका रीजन बड़ा ही सिंपल है बच्चों। इसके पीछे का रीजन ये आता है क्योंकि G1 फेज जो है वह उसको ही हम प्रिपरेटरी फेज बोलते हैं या फिर ग्रोथ फेज फर्स्ट भी बोलते हैं। अब आपकी सेल जो है, सेल के लिए जितने भी चाहिए, प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए, जितने भी फैक्टर चाहिए, वो सारे सिंथेसिस कहाँ होंगे, तो आपके G1 फेज में हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि यस फेज जो है, यस फेज बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, कहाँ पे, तो हमारे सेल साइकिल में। अब यस फेज में होता है हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जब आपने देखा होगा, तो डीएनए रेप्लिकेशन में आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारे प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फैक्टर वहां पे काम करते हैं। तो इस वजह से जो है हमारे G1 फेज जो है वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करती है, ठीक है। सो थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो होगा उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। फिर बात करें फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की, तो ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डज द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हमें देखने को मिलते हैं। तो सिस्टर क्रोमेटिड अगर कौन सी फेज ऐसी है जिस फेज में हमारे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, क्या वो प्रोफेज है, क्या वो मेटाफेज है, क्या वो एनाफेज है क्या, या फिर क्या वो टीलोफेज है क्या, ठीक है। तो प्रोफेज की बात करें, तो प्रोफेज की केस में हमें क्या देखने को मिलता है, तो क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाएंगे। क्योंकि प्रोफेज जो है वो मेटाफेज में की फर्स्ट फेज आती है, उसके टाइम क्या हो जाएंगे, सबसे पहले क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेटाफेज जो है क्रोमोसोम क्या होंगे, तो क्रोमोसोम सेंटर में अलाइन होंगे, ठीक है। और टीलोफेज जो है वो क्या होती है, तो टीलोफेज को ही हम सेपरेटिंग फेज बोल सकते हैं। तो एनाफेज आपकी क्या होगी, तो सिस्टर क्रोमेटिड जो है इस फेज को स्टार्ट हो जाएंगे सेपरेट होना। क्रोमोसोम अलाइन इन सेंटर, बट क्रोमेटिड जो है हम नहीं बोल सकते, क्रोमेटिड आर नॉट एट सेपरेट ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम डायग्राम निकाल के बात करें,
ऐसे, ऐसे हमें ये चीज जो है वो मेटाफेज में देखने को मिलेंगी। और यही सेम डायग्राम अगर एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में क्या हो जाएगी, और यहाँ पे जो है हमें ऐसे सेपरेटेड आउट होंगे, और फिर टेलोफेज में ये सेल क्या हो जाएगी, तो कंप्लीटली सेपरेट होती जाती देखने को मिल जाती। सो फोर्थ नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, तो एनाफेज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेक पॉइंट दैट इंश्योर प्रॉपर क्रोमोसोम अलाइनमेंट बिफोर सेग्रीगेशन ऑक्योर एट। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या है, तो फर्स्ट वन है G1 चेक पॉइंट, बी है G2 चेक पॉइंट, और सी क्या है आपका, तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, और डी क्या है, तो साइटोकाइनेसिस चेक पॉइंट। सो G1 चेक पॉइंट जो है, तो G1 चेक पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट भी कहते हैं। G1 चेक पॉइंट में हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी हमारा डीएनए है जो कि सिंथेसिस होने के लिए जा रहा है, उसका रेप्लिकेशन होने के लिए जा रहा है, तो उस डीएनए में कोई तो डैमेज नहीं है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ताकि जो है आगे जाके जब वो रेप्लिकेशन होगा तो डैमेज डीएनए ना प्रोड्यूस हो जाए, उसमें कोई अलग से एनर्जी खर्च ना हो जाए। तो इस वजह से जो है वो G1 टू जब एस फेज में सेल आती है तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, तो हमारा डीएनए डैमेज चेक पॉइंट देखने को मिलता है। तो अगर इसके बारे में लिखना है तो हम ये लिख सकते हैं, इंश्योर करने का काम करेगा, इंश्योर द सेल इज रेडी फॉर डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब G2 चेक पॉइंट की बात करें तो G2 चेक पॉइंट जो है, डीएनए हैज रेप्लिकेटेड करेक्टली बट डज नॉट, डीएनए G2 चेक पॉइंट क्या करेगा, तो इंश्योर करेगा, किस चीज को इंश्योर करेगा, इंश्योर द डीएनए रेप्लिकेशन करेक्टली। डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो करेक्टली हुआ है या नहीं हुआ है, इन सारी चीजों को चेक करने का काम कौन करेगा, तो हमारा G2 चेक पॉइंट करेगा। बट जब हम बात करेंगे किस चीज की, तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट की, तो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट हमें क्या नजर आता है, तो जो क्रोमोसोम है वो अलाइनमेंट हुए हैं या नहीं बिफोर सेग्रीगेशन के, तो वो चेक करते हुए हमें नजर में आता है हमारा थर्ड वाला ऑप्शन। सो ये हमारे फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम अगर बात करें फोर्थ ऑप्शन की, साइटोकाइनेसिस चेक पॉइंट, तो साइटोकाइनेसिस चेक पॉइंट जो है ऑक्योर होता है कहाँ पे, तो आफ्टर माइटोसिस, एंड इंश्योर करता है सेल डिवीजन इज कंप्लीट, सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, इन सब चीजों को। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की, और 6 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या देखने को मिलता है, सो प्रोग्राम सेल डेथ इज रेफर टू एज, प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो किसमें रेफर करती है, कौन से टर्म रेफर करती है। सो फर्स्ट वन है नेक्रोसिस, सेकंड वन है अपोप्टोसिस, सी वन है एटोफैगी, और डी क्या देखने को मिलता है हमें, तो फैगोसाइटोसिस देखने को मिलता है। तो नेक्रोसिस जो है वो नेक्रोसिस को ही हम क्या बोल सकते हैं, तो हम डैमेज सेल का मतलब, जब भी हमें कोई इंजरी हो जाए या फिर हमारी सेल अचानक से डैमेज हो जाए किसी रीजन की वजह से, तो उस टाइम जो है वो क्या होता है, तो नेक्रोसिस होगी। बट अपोप्टोसिस की बात करें, लिख लेते हैं इसके बारे में। सो नेक्रोसिस जो है वो अनकंट्रोल सेल डेथ देखने को मिलेगी, अनकंट्रोल सेल डेथ ड्यू टू अ डैमेज। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है वो अपोप्टोसिस हमें देखने को मिलती है, और अपोप्टोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, तो अपोप्टोसिस को ही हम बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ। इसमें आपको प्रॉपर तरीके से एंट्रेंसिक एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू क्या देखने को मिलेगा, तो प्रोग्राम सेल डेथ देखने को मिलेगी। थर्ड वन ऑप्शन जो है वो है एटोफैगी, और एटोफैगी का है कि अ प्रोसेस वेयर सेल, ऐसी प्रोसेस जहां सेल जो है वो डिग्रेड होगी देयर ओन कंपाउंड को और रिसाइकलिंग करेगी, नॉट अ डेथ। मतलब ओन जो कंपाउंड है उनको रिसाइकल करने का काम करेगी, तो उस वाले कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, तो एटोफैगी बोलेंगे। और उसके बाद जो है वो फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस की अगर बात करें, अ प्रोसेस वेयर सेल इनगल्फ द डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल, मतलब हमें देखने को मिलता है हमारे डिफरेंट इम्यून के सेल जो है वो फैगोसाइटोसिस करेगी। अब उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो भी बैक्टीरिया है, जो भी कुछ अदर फॉरेन मॉलिक्यूल है, तो उनको क्या करेगी, तो इंगल्फ करने का काम कौन करती है, तो हमारी इम्यून सेल करते हुए देखने को मिलती है। और उस इंटायर प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, तो उस इंटायर प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सो 6 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज अ की रेगुलेटर ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, सो फर्स्ट वन ऑप्शन है आपका P53, B1 ऑप्शन है आपका साइक्लिन डी, C1 ऑप्शन है आपका BCL2, और डी ऑप्शन क्या है आपका, तो ट्यूबुलिन हो जाएगा। अब P53 जो है उसको ही हम क्या कहते हैं, तो P53 प्रोटीन को हम कहते हैं गार्डियन ऑफ जीनोम। क्या बोलते हैं, तो गार्डियन ऑफ जीनोम बोलते हैं। और ये काम कहाँ करता है, तो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट में काम करता है मोस्टली। फिर उसकी बाद बात करें साइक्लिन डी की, तो साइक्लिन डी का काम करेगा, तो सेल साइकिल के प्रोग्रेशन में इन्वॉल्व होगा। बट बात करें BCL2 की, तो BCL2 हमारा क्या हो जाएगा इस केस में, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बैक और बैक मिला के क्या करते हैं, तो यहाँ पे काम करेंगे। और BCL2 जो है वो ऐसा प्रोटीन है जो कि बैक और बैक्स को फ्री करने का या इनिबिट करके रखने का काम करता है। जैसे ही ये इनिबिशन फ्री हो जाएगा तो वो जाके इंट्रिंसिक पाथवे में हमें काम करते हुए देखने को मिलते हैं। इस वजह से अगर ऑप्शन को करेक्ट देखें तो BCL2 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ट्यूबुलिन की अगर बात करें, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन इन्वॉल्व होता है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन में, सेल डिवीजन में। इट्स नॉट एपोप्टोसिस रेगुलेशन। ठीक है, ये इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन सेल फॉर्मिंग प्रोटीन में, इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग ऑफ प्रोटीन। ये इन्वॉल्व नहीं होगा कहाँ पे, तो ट्यूबुलिन में। ठीक है, उसके बाद जो है ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो साइटोकाइनेसिस इन अ प्लांट सेल इज अचीव बाय द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस का जो प्रोसेस है उसको किसके थ्रू अचीव किया जाएगा, तो फर्स्ट वन है क्लीवेज फोरो, सेकंड वन है सेल प्लेट, थर्ड वन है स्पेंडल फाइबर, और डी क्या है हमारा ऑप्शन, तो हमारा काइनेटोकोर्स है। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलती है, प्लांट सेल की केस में सेल प्लेट फॉर्म होगी, क्लीवेज फोरो, स्पिंडल फाइबर और काइनेटोकोर जो है वो मिड साइकिल मतलब सेल डिवीजन का पार्ट होगी। मतलब माइटोसिस में अगर जब हम बात करेंगे सेल की साइटोकाइनेसिस की, तो सेल का साइटोकाइनेसिस में आपको सेल का प्लेट फॉर्म होते हुए देखने को मिलेगा। अगर क्लीवेज फोरो की बात करें, स्पिंडल फाइबर की बात करें या फिर काइनेटोकोर की बात करें, तो ये सेल साइकिल के इनर फेजेस में देखने को मिलेगी, जैसे मेटाफेज हो जाए या फिर हमारे एनाफेज, प्रोफेज, इन सब चीजों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्व इन अ डीएनए रेप्लिकेशन। ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, और इन सब का इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को ही पता है कि क्या होगा, यस फेज होगा। यस फेज को ही हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, जो कि इन्वॉल्व होता है हमारा कहा, तो डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो कैस्पेज जो है इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस आर कैसे एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। सो कैस्पेज के आपको डिफरेंट फॉर्म देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्रो कैस्पेज हो, कैस्पेज 9 हो, कैस्पेज 3 हो। इन सब फॉर्म में हमें क्या देखने को मिलता है, कैस्पेज क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। अगर कैस्पेज की बात करें तो ये जो सी है ये स्टैंड होता है फॉर सिस्टीन,
और ये ASP जो है वो स्टैंड होता है किसके लिए, तो एस्पार्टिक एसिड के लिए। सो अदर जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो हमारे लिपिड मॉडिफाइंग एंजाइम हो, RNA बाइंडिंग एंजाइम हो, या DNA पॉलीमरेसिस हो, जो अदर जगह पे काम करते हुए देखने को मिलेंगे, एपोप्टोसिस में जो है वो नहीं काम करते हैं। सो 10th नंबर का जो सवाल है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट चीज की। सो बच्चों, जो भी बच्चे हमारे IIT जहाँ बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हैं, टारगेट करने जा रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि अभी हमारे पास लगभग 15 ही दिन बचे हैं और आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है बिल्कुल 99 रुपीज में, और ये जो प्राइस है बहुत मिनिमम है। ठीक है, तो जाइए और जल्दी से एनरोल हो जाइए, क्योंकि इसके ऊपर आपको देखने को मिल रहा है लगभग 4,500 जो है आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, यूनिट वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो जाइए और जल्दी से एनरोल हो जाइए बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तब तक अलविदा।